चले बच्चा लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करने और स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन थियोरेटिकल है, राइट। चले लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन व्हाई द ब्लड प्रेशर कहाँ गया? ओके, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। क्या कहा? चलो, एक्सप्लेन व्हाई द ब्लड प्रेशर इन a human is greater at the feet than at the brain। पैरों पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू द ब्रेन। व्हाई? व्हाई? अ वेरी सिंपल रीजन इज, अगर ये हेड है, ये बॉडी है और ये फिट है, ये हाथ है, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट द फिट, तो फिट के ऊपर पूरे बॉडी का जो ब्लड कॉलम होगा उसका प्रेशर लगेगा रो जी एच। फिट के लिए पूरी बॉडी की जितनी हाइट है उतना जो पूरा एक ब्लड का कॉलम बनेगा उसका प्रेशर लगना है रो जी एच। वहीं पे अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के ऊपर तो कितना छोटा सा कॉलम होगा, ब्रेन के ऊपर तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ब्लड का कॉलम होगा, तो इसीलिए ब्रेन के ऊपर ब्लड प्रेशर कैसा होता है? कम होता है, और जितना बॉडी में डाउन जाएंगे उतना ब्लड प्रेशर बढ़ते जाएगा। टेक द आंसर। इट कैन बी इन्फर्ड दैट द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। Hence, the blood pressure in human vessel depends on the height of the blood column in the body. The height of the blood column is more at the feet than it is at the brain. Hence, the blood pressure at the feet is more than at the brain. चलो second question में क्या है? Atmospheric pressure at a height of about 6 kilometer decreases to nearly half of its value at the sea level, though the height of the atmosphere is more than 100 kilometer. क्या कहा है? अगर ये अर्थ है और अगर यहां तक एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर तो 100 किलोमीटर की हाइट तक है। अब सरफेस पे प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर का, और करीब 6 किलोमीटर जाते ही आपका प्रेशर जो है वो आधा हो जाता है एटमॉस्फेयर का। ऐसा क्यों? 100 किलोमीटर की टोटल एटमॉस्फेयर की हाइट है, बट खाली 6 किलोमीटर ऊपर जाते ही प्रेशर आधा हो जाता है। ऐसा क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल। एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ड्यू टू द कॉलम ऑफ द एयर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एयर कॉलम जो अपने ऊपर है, बिकॉज एयर इज ऑल्सो फ्लूइड। तो जो पूरा अपने ऊपर ये एयर का कॉलम है उसकी वजह से क्या बनता है? प्रेशर बनता है। अब जो एयर का डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो अबाउट 6 किलोमीटर ऊपर जाते ही एयर का डेंसिटी आधा हो जाता है, तो इसीलिए एयर का प्रेशर भी 6 किलोमीटर पे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जितना आप हाइट पे जाएंगे तो सांस लेना मुश्किल होता है कि नहीं, क्योंकि हवा क्या हो जाती है? पतली हो जाती है, राइट। तो उसकी वजह से अगर एयर का डेंसिटी कम हो गया तो जो प्रेशर होता है रो जी एच, अगर डेंसिटी कम हो गया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा 6 किलोमीटर के हाइट पे जाते ही। देखिए क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ एयर इज मैक्सिमम नियर द सी लेवल। डेंसिटी ऑफ एयर decreases with increase in height from the surface. At a height of about only 6 kilometer, density decreases to nearly half of the value at the sea level. As the atmospheric pressure is proportional to density, the formula is rho g h. क्योंकि डेंसिटी 6 किलोमीटर पे जाके आधी हो जाएगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो प्रेशर भी वेक्टर होना चाहिए, बट प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज प्रेशर के अंदर जो फोर्स की हम बात करते हैं वो फोर्स हमेशा सरफेस को कैसा होता है? नॉर्मली होता है। उसमें फोर्स के पास कोई चॉइस नहीं है डायरेक्शन का। प्रेशर में जो फोर्स आता है पर यूनिट एरिया, उसमें फोर्स हमेशा कैसा होता है? सरफेस को नॉर्मली होता है। देखिए आंसर, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ लिक्विड, the pressure in the liquid is transmitted in all the direction, hence the hydrostatic pressure does not have a fixed direction। इसने अलग तरीके से लिखा है, and it is a scalar physical quantity। इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम लिक्विड के किसी भी पोर्शन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड क्या करता है? वही सेम प्रेशर को हर एक डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है। तो इसीलिए प्रेशर का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होता नहीं है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रेशर में जो फोर्स बाय एरिया की बात करी है, ये फोर्स हमेशा कैसा होता है? सरफेस को नॉर्मली होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर ही होता है।
उसमें फोर्स के पास और कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर भी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। चलो सेकंड थियरी क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ मर्क्यूरी विद अ ग्लास इज ऑब्ट्यूस while that of the water with the glass is acute। अभी एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ये सब कुछ हमने सरफेस टेंशन के टॉपिक में पढ़ा था। बिफोर गोइंग टू दैट आंसर, पहले एक बार हम वापस फिगर बना लेते हैं। तो ये सरफेस है, जो लिक्विड सरफेस को वेट करता है वो इस तरह से स्प्रेड हो जाता है, और इस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये सरफेस के बीच का जो एंगल है उसे कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पे 3 सरफेस टेंशन थे, अगर हम याद करें तो यहाँ पे कौन कौन कॉन्टेक्ट में है, ये है आपका फ्लूइड या लिक्विड, और ये क्या है सॉलिड, ये क्या है एयर। तो यहाँ पे लिक्विड सॉलिड कांटेक्ट में तो यहाँ पे आएगा सरफेस टेंशन SLS, यहाँ पे सॉलिड एयर कांटेक्ट में है तो SSA, और यहाँ पे कौन कांटेक्ट में है, यहाँ पे कांटेक्ट में लिक्विड एयर, तो ये हो जाएगा SLA। राइट। हमने कहा था कि जब भी लिक्विड वेटिंग होगा तो वेटिंग लिक्विड के केस में ये जो सरफेस टेंशन है SLS ये कम होगा। तो हमने ऐसा लिखा था, अगर SLS कम है कंपेयर टू SLA, अगर यहां सरफेस टेंशन कम है तो ये सरफेस इजीली बन जाएगा, मतलब लिक्विड स्प्रेड हो जाएगा। मतलब ये किस केस में था, वेटिंग वाले केस में था, थीटा क्या रहेगा, लेस देन 90। वहीं पे अगर चलो अगेन ये क्या हो जाएगा SLS, अब ये ऐसा हो जाएगा विच इज SLA, और ये क्या है S, कौन कौन कॉन्टेक्ट में है, सॉलिड एंड एयर। और यहां देखो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है आपका, मोर देन 90 है। तो यहां पे हमने कहा था कि अगर ये वाला सरफेस टेंशन ज्यादा है तो सरफेस बनेगा ही नहीं। तो अगर ये S ऑफ लिक्विड सॉलिड अगर ज्यादा है कंपेयर टू लिक्विड एयर, तो फिर सरफेस बनता ही नहीं है, वहां पे ये हो जाएगा नॉन वेटिंग, ये हो जाएगा नॉन वेटिंग, और उसका थीटा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 90। चलो अब इसके बेसिस पे सारे आंसर देते हैं। पहले में कहा है द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ मर्क्यूरी विद द ग्लास इज ऑब्ट्यूस while that of water with the glass is acute। क्या कहा है, तो मर्क्यूरी वाले केस में ये होता है, मर्क्यूरी को ग्लास पे डालेंगे तो मर्क्यूरी ऐसा ड्रॉपलेट बनाता है, स्प्रेड नहीं होता है। वहीं पे अगर पानी को डालेंगे ग्लास पे तो पानी स्प्रेड हो जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ना लिक्विड के पार्टिकल के बीच में आपस में जो फोर्स होता है उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स। लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को जिस फोर्स से पकड़ के रखेंगे उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स, और लिक्विड के पार्टिकल और सॉलिड के बीच में जो फोर्स बनेगा उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। जब लिक्विड के पार्टिकल के बीच में आपस में फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो पार्टिकल एक दूसरे से अलग ही नहीं होंगे, ड्रॉपलेट का ड्रॉपलेट रह जाएगा। वहीं पे अगर लिक्विड पार्टिकल के बीच में आपस में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो पार्टिकल अलग होकर क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। इस बेसिस पे हम आंसर क्या लिख सकते हैं, मर्क्यूरी मॉलिक्यूल विच मेक्स एन ऑब्ट्यूस एंगल they have a strong force of attraction between themselves। ये वाले केस में मर्क्यूरी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आपस का फोर्स बहुत ही स्ट्रांग रहता है, एंड दिस फोर्स इज वीक टुवर्ड्स द सॉलिड। तो मर्क्यूरी के पार्टिकल्स को सॉलिड के साथ जो फोर्स लगता है वो वीक होता है, मर्क्यूरी के पार्टिकल को आपस में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। इसलिए मर्क्यूरी के पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ेंगे ही नहीं, राइट, एंड दे डू नॉट फॉर्म द ड्रॉप। वाटर के लिए वही उल्टा, वाटर के केस में वाटर के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है कंपेयर टू द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल एंड सॉलिड सरफेस, राइट। तो वाटर पार्टिकल आपस में एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रखेंगे, सॉलिड देखते हैं उसके साथ चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका आंसर हम सरफेस टेंशन के बेसिस पे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास सरफेस टेंड टू स्प्रेड आउट while mercury on the same surface tends to form drop। यही सेम पूछा है वापस, वाटर स्प्रेड हो जाएगा ग्लास पे, मर्क्यूरी ड्रॉपलेट बनाएगा ग्लास के ऊपर, ठीक है। आंसर क्या है, ये सेम वही लिखा हुआ है, वाटर मेक्स एक्यूट एंगल्स, दे हैव a weak force of attraction between themselves and a strong force of attraction towards the solid and that they tend to spread out। ओके, हम मोर अगर प्रिसाइजली लिखे तो इसका आंसर इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए सरफेस टेंशन में, बट ये सॉल्यूशन किसी सोर्स से लिया हुआ है, अब वहां पे इस फॉर्म में लिखा है आंसर, राइट। तो ध्यान क्या रखना है बात अपने को कि मर्क्यूरी के केस में मर्क्यूरी पार्टिकल आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा और मर्क्यूरी और ग्लास के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, इसलिए मर्क्यूरी ड्रॉपलेट बनाता है। पानी के केस में
पानी के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा और पानी और ग्लास के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, इसलिए पानी के पार्टिकल ग्लास के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, surface tension of a liquid is independent of the area of the surface. Surface tension of the liquid is independent of the area of the surface. अब इसको हम दो तरह से कह सकते हैं। पहला हमने डेफिनेशन देखा था सरफेस टेंशन का, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्या था सरफेस टेंशन? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, बिकॉज इट इज पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। एरिया कितना भी हो, the surface tension is surface energy per unit area. So as it is per unit area, it is independent of the area. Secondly, हम कह सकते हैं surface tension is force acting per unit length. देखा था ना, ये बनाया था ना फॉर्मूला, surface tension is F by L. So from this formula we can say surface tension force per length है, तो वो तो एरिया के ऊपर डिपेंड करने वाला नहीं है। पढ़िए क्या लिखा है, surface tension is the force acting per unit length at the interface between the plane of the liquid and the other surface. This force is independent of the area of the liquid surface, and surface tension is also independent of the area of the liquid surface. वापस पढ़े एक बार, surface tension is force acting per unit length at the interface between the plane of the liquid and any other surface. This force is independent of the area of the liquid surface. What does it mean? एक लास्ट में इसमें क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज के अंदर ही, लास्ट एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन क्या है। वो ये एक मिनट, ये स्लाइड यहाँ पे नहीं लेना था। एक लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन का रेफरेंस लो। क्या कहा है, तीनों क्वेश्चन के अंदर तीन अलग अलग शेप का सोप का फिल्म है, तीन अलग अलग शेप का सोप का फिल्म है और तीनों में सोप फिल्म का ये जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। एरिया वाइज तीनों फिल्म अलग अलग है एज यू कैन सी, और तीनों के नीचे कुछ वेट को हमने बैलेंस किया है। तो बताना है किस केस के अंदर सबसे ज्यादा वेट को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो द आंसर इस तीनों के अंदर हम सेम ही वेट को बैलेंस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन एस क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये एयर का इंटरफेस है, सॉरी ये वाटर का इंटरफेस है सोप सॉल्यूशन का, ये एयर का इंटरफेस है, और दोनों सरफेस के बीच में ये जो आपका इंटरफेस बन रहा है वहां पे जो फोर्स लगना है पर यूनिट लेंथ, दैट इज सरफेस टेंशन। ये वाटर का फिल्म है और नीचे एयर है, राइट, और दोनों फिल्म के बीच में ये जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस पे जो फोर्स लगेगा पर यूनिट टाइम, बिकॉज ये लिक्विड सॉल्यूशन क्या करता है, लिक्विड का फिल्म क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होने की ट्राई करता है कि नहीं करता है? लिक्विड का फिल्म क्या ट्राई करता है, कॉन्ट्रैक्ट होने की ट्राई करता है। अगर लिक्विड फिल्म बनाना है तो अपने को खींच के रखना पड़ता है, जैसे ही हम छोड़ेंगे तो लिक्विड फिल्म क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी वापस। मतलब यहाँ जो आपकी बाउंड्री है वहां पे कुछ फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ, दैट इज द सरफेस टेंशन। तो हर एक केस के अंदर सरफेस टेंशन खाली है लेंथ पे ही डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ फिल्म के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन एरिया से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, तो इसके बेसिस के ऊपर इसका आंसर आपको लिखना है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। आई विल पुट इट डिफरेंटली हियर। सी का आंसर, अगर ये सोप का फिल्म है और ये एयर है, सपोज इसका लेंथ है एल, तो क्या होगा यहाँ पे, ये सोप का फिल्म ऊपर इधर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ वो क्या है आपका सरफेस टेंशन, और वो इस एरिया के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। सेकंड देखो, वाटर विथ डिटर्जेंट डिसॉल्व इन इट शुड हैव अ स्मॉल एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। वाटर विथ डिटर्जेंट डिसॉल्व इन इट शुड हैव अ सेम एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। अब यूजुअली कपड़े धोने के लिए हम डिटर्जेंट या सोप यूज करते हैं, और यहाँ पे कपड़े के जो रेसे होते हैं
कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वहां पे कैपिलरी एक्शन होता है, एंड कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर चढ़ता है, कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर चढ़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है, कपड़े गीले होते हैं और फिर आप प्रॉपरली उसको वॉश कर पाते हो। अब अगर हम कैपिलरी राइज का फॉर्मूला लिखे, लास्ट टॉपिक जो हमने किया था, तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है एच इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, रो जी कॉस थीटा डिवाइड, क्या फॉर्मूला है, 2s कॉस थीटा डिवाइड बाई रो जी आर, ये फॉर्मूला है कैपिलरी हाइट का। अब अगर मैं चाहता हूं कि कपड़े अच्छे से गीले हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा पानी रेसे के अंदर तक जाना चाहिए, मतलब कैपिलरी राइज ज्यादा होना चाहिए। कैपिलरी राइज ज्यादा कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कैसा रहे, कम रहे, क्योंकि कॉस जितना कम होगा एंगल उतना कॉस का वैल्यू ज्यादा होता है, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और जितना एंगल बढ़ता जाएगा उतना कॉस का वैल्यू कम होता जाता है, कॉस 90 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जितना ये एंगल का वैल्यू कम रहेगा उतना कॉस का वैल्यू ज्यादा रहेगा, उतना कैपिलरी राइज भी ज्यादा होगा। ठीक है आंसर। वाटर विद डिटर्जेंट डिसॉल्व इन इट हैज अ स्मॉल एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, this is because for a small angle there is a fast capillary rise, there is a fast capillary rise of the detergent in the cloth. The capillary rise of liquid is directly proportional to cos theta. If theta is small, cos theta will be large and the rise of detergent water in the cloth will be fast. Next one, a drop of liquid under no external force is always spherical in shape. Drop of liquid under no external force is always spherical in shape. जब वाटर ड्रॉपलेट गिरता है ना, तो वाटर ड्रॉपलेट ऐसा हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स। अगर वाटर ड्रॉपलेट वैक्यूम में होगा जहां पे ग्रेविटी ही नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, तो वाटर ड्रॉपलेट एग्जैक्टली कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। क्यों? द रीजन इज लिक्विड के फ्री सरफेस पे क्या होता है, एडिशनल एनर्जी होता है जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। लिक्विड के फ्री सरफेस पे क्या होता है, एडिशनल एनर्जी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना सरफेस टेंशन भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी सरफेस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी होगी, और जितनी सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी उतना मॉलिक्यूल या जो भी ड्रॉपलेट है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। फॉर अ गिवन पर्टिकुलर वॉल्यूम, अगर आपको कुछ अमाउंट में पानी दिया है और अगर उस पानी को आप अलग अलग तरह के अगर ड्रॉप बनाते हो, तो सबसे कम सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर का ही बनता है। सबसे कम सरफेस एरिया किसका बनता है, स्फीयर का बनता है। तो स्फीयर के केस में सरफेस एरिया मिनिमम होता है। अगर सरफेस एरिया मिनिमम है तो सरफेस एनर्जी भी कैसे होगी, मिनिमम होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्रॉपलेट का स्टेबिलिटी कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इसका सिंपल रीजन क्या लिखना है कि फॉर अ गिवन अमाउंट स्फीयर का सरफेस एरिया कैसा होता है, मिनिमम होता है। तो स्फीयर के केस में जो सरफेस एनर्जी है वो भी कैसी होगी, मिनिमम होगी, इसीलिए ड्रॉपलेट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है अगर ग्रेविटी नहीं है तो। अगर कोई और एक्सटर्नल फोर्स है जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, तो फिर ड्रॉपलेट का शेप बदल जाता है। देखिए क्या लिखा है, अ लिक्विड ट्राइंग टू अक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया, लिक्विड हमेशा क्या कोशिश करता है, सरफेस एरिया मिनिमम रखना है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सरफेस टेंशन। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम फॉर गिवन वॉल्यूम, hence under no external force liquid drop always take the spherical shape। कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क में आ सकता है, इसलिए हमने सारे क्वेश्चन डिटेल में करे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली इंक्रीज और डिक्रीज विद द टेम्परेचर। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। क्या होता है, सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। विस्कोसिटी भी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी दोनों ही टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डिक्रीज ही होता है। नेक्स्ट, विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस, अब ये थोड़ा ट्रिकी है। विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीज विथ टेम्परेचर, वहीं पे विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीज विथ टेम्परेचर। याद रखना, गैसेस का विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है और लिक्विड का विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। रिमेंबर दिस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट,
For a solid with elastic modulus of rigidity, the shearing force is proportional to, बोलो सॉलिड के लिए क्या होता है, सॉलिड के लिए shear force is proportional to shear strain, और वहीं पे फ्लूइड के लिए क्या होता है, shear stress is proportional to rate of shear strain. क्या था रेशियो याद करो, shear stress by rate of shear strain, क्या कहा था उसको हमने, coefficient of viscosity. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या था, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और वो किसके लिए था, फ्लूइड के लिए था. तो फ्लूइड का जो शियर स्ट्रेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन, और सॉलिड में शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, शियर स्ट्रेन होता है, उसमें रेट नहीं आता है. नेक्स्ट, फॉर अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो, द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड एट कंस्ट्रिक्शन फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ मास. जहां पे कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन का मतलब है नैरो एरिया, जहां पे नैरो एरिया होता है वहां पे स्पीड बढ़ जाती है ना फ्लूइड की, जहां पे एरिया नैरो होगा वहां पे फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाएगी. क्यों, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या कहा था इसको अब मैंने, कंटिन्यूटी इक्वेशन, a1v1 इक्वल टू a2v2 लिखा था ना ऐसे, अब मैंने a इंटू v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसके पीछे का रीजन क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मास. जितना मास एंट्री करेगा उतना ही मास एक्सिस करेगा, राइट. जहां पे एरिया कम हो जाएगा वहां पे फटाफट मास को बाहर निकलना पड़ेगा, तो उधर स्पीड बढ़ जाती है. नेक्स्ट, फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन अ विंड टनल, turbulence occur at a dash speed for the turbulence for an actual plane. तो कोई भी प्लेन को ना पहले टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही उसको एक्चुअल फ्लाइट के लिए भेजा जाता है. तो प्लेन को पहले टेस्ट किया जाता है इन द विंड टनल, राइट. क्या कहा है, फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन विंड टनल, turbulence occur at लोअर स्पीड और हायर स्पीड कंपेयर टू द एक्चुअल प्लेन. इसका आंसर तो मुझे भी देखना पड़ेगा, एक मिनट. क्या लिखा देखो, फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन विंड टनल, turbulence occur at a greater speed than it does for the actual plane. This follows from the Bernoulli principle and different Reynolds number associated with the motion of a two plane. इतना दिमाग नहीं लगाना है, खाली सिंपली याद क्या रखना है, ग्रेटर. क्या आंसर है इसका, ग्रेटर. ठीक है, ओके. इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, इसका आंसर याद रख लेंगे, ग्रेटर स्पीड. ओके, चलो अब आएंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन. नहीं अभी और है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. तो कीप द पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल, यू शुड ब्लो ओवर एंड नॉट अंडर. देखिए पेपर देना फाड़ के, एक पेपर देना फाड़ के देना, दे क्या, तो दो टुकड़े करते हैं इसके. पकड़, इस पेपर को अगर ऊपर उठाना है तो वेयर शुड यू ब्लो द एयर, बिलो द पेपर और अबव द पेपर. क्या कहा है, अगर इस पेपर को ऊपर उठाना है, ये कब बंद हुआ, भाई देखो अगर ये पेपर को ऊपर उठाना है तो कहां ब्लो करेंगे, नीचे के ऊपर, ऊपर नीचे ब्लो करेंगे, तो नीचे ब्लो करना चाहे तो पेपर ऊपर जाना चाहिए ना. अपने को ऐसे फूक नहीं मारना है, अपने को ऐसे हॉरिजॉन्टल फूक मारना है. देखना ध्यान से, इधर इसको रखता हूं मैं, नीचे रखा है मैंने पेपर को, पेपर मैंने नीचे रखा है, मैं ब्लो कर रहा हूं. मैं ब्लो ऊपर कर रहा हूं, पेपर नीचे जाने की जगह ऊपर आया कि नहीं आया, वापस देखो एक बार. पेपर मैंने नीचे रखा है, मैं ब्लो ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, देखना. जादू नहीं लग रहा है कुछ भाई. यूजुअली क्या होना चाहिए, ऊपर हवा मारने पे पेपर नीचे जाना चाहिए ना, तो ऊपर हवा मारने में पेपर ऊपर आ रहा है. ऐसा क्यों, ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ द बर्नौली प्रिंसिपल. देखो क्या हुआ यहां पे, ध्यान दीजिए. जैसे ही मैंने ऊपर हवा ब्लो किया तो ऊपर एयर का वेलोसिटी बढ़ गया,
अगर वेलोसिटी बढ़ा मतलब काइनेटिक हेड बढ़ गया, एंड एज पर बर्नौली प्रिंसिपल अगर काइनेटिक हेड बढ़ेगा तो प्रेशर वहां पर डाउन हो जाएगा। तो ऊपर क्या हुआ, प्रेशर डाउन हो गया और नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम हुआ, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसको कहां फोर्स लगना है, ऊपर की तरफ। क्या ना पेपर का 12th ना सर, आई बात समझ में? पकड़ो इसको, चलो देखिए। तो अगर ये पेपर है, ए, ये पेपर है अगर, और अगर हम यहां पे ब्लो करेंगे तो इधर वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी मतलब यहां पे प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया। इधर प्रेशर हाई है, ऊपर प्रेशर डाउन हो चुका है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इसको लगना है फोर्स, और ये पेपर उठेगा ऊपर। पढ़ो क्या लिखा है सॉल्यूशन में। When air is blown under a paper, the velocity of air is greater under the paper. अभी आप नीचे फूक मारोगे तो क्या होगा, अगर आप नीचे फूक मारोगे तो क्या होगा, नीचे वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब नीचे प्रेशर कम हो जाएगा, ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो वहां फोर्स लगना है इसको नीचे की तरफ। तो नीचे ब्लो नहीं करेंगे हम, कहां ब्लो करेंगे, ऊपर ब्लो करेंगे। ठीक है, देखिए। टू कीप द पीस ऑफ पेपर होरिजोंटल, वन शुड ब्लो ओवर इट। This increases the velocity of the air above the paper, and as per the Bernoulli's principle, atmospheric pressure reduces above the paper and paper remains horizontal. Next check करो चलो। When we try to close the water tap with our finger, fast jets of water gush through the opening between the fingers. क्या कहा है, अगर एक पाइप है, पाइप में से पानी आ रहा है with some velocity v, अगर मैंने इसके आगे फिंगर रख दी और अगर इसके एरिया को मैंने ब्लॉक कर दिया, तो जितने पार्ट में से पानी बाहर आएगा उधर वेलोसिटी एकदम बढ़ जाती है। क्यों, है ना, अगर पाइप के आगे ऐसे हाथ रखोगे तो पानी की वेलोसिटी एकदम से बढ़ जाती है। द सिंपल रीजन इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जैसे ही आपने आगे हाथ रखा तो एरिया वहां पे क्या हो गया, डाउन हो गया, एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द नीडल ऑफ द syringe controls the flow rate better than the thumb pressure exerted by the doctor while administrating the injection. क्या लिखा है देखो वापस, the size of needle of a syringe controls the flow rate better than the pressure exerted by the doctor while administrating the injection. तो क्या कहा है, इंजेक्शन में जो आगे नीडल होती है ना, ये ज्यादा बेटर फ्लो को कंट्रोल करेगा कंपेयर टू द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द डॉक्टर। यहां जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसके कंपेयर में जो श्रिंज का एरिया है ना, ये वाला, ये फ्लो कंट्रोल करने में बेटर परफॉर्म करेगा, इसका फ्लो कंट्रोल करने का काम ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू द प्रेशर। सीधी आंसर, द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द syringe needle controls the velocity of the blood flowing out. This is because of the equation of continuity. At the constriction point of the syringe system, the flow rate suddenly increases to high value for a constant thumb pressure applied. क्या कहा है, the small opening of a syringe needle control the velocity of the blood flowing, क्या लगा, control the velocity of the blood flowing out. This is because of the equation of continuity. ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं, यहां से जैसे ही फ्लूइड बाहर आएगा, एरिया छोटा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो प्रेशर यहां पे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, दिस इज बिकॉज ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कंस्ट्रिक्शन पॉइंट ऑफ द syringe सिस्टम, द फ्लो रेट सडनली इंक्रीज टू द हाई वैल्यू फॉर अ कांस्टेंट थंब प्रेशर अप्लाई। ये भी जा रही बात समझ में, क्या लिखा है, दबाना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डॉक्टर।
एडमिनिस्ट्रेटिंग एन इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाते वक्त, इंजेक्शन लगाते वक्त की बात है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, नहीं अभी टिक करना इसको, इतना पार्ट खाली। दिस इज बिकॉज ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। एट द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ द स्क्रीन सिस्टम the flow rate suddenly increases to high value for a constant thumb pressure apply. चलो छोड़ो, next question. A fluid flowing out of a small hole in a vessel result in a backward thrust on a vessel. क्या कहा है, अगर एक वेसल में से, छोटे से छेद में से अगर फ्लूइड बाहर आ रहा है तो इसकी वजह से वेसल के ऊपर भी क्या लगना है, थ्रस्ट लगना है अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि जब छोटे से छेद में से फ्लूइड बाहर आएगा तो फ्लूइड की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। आओ सुबह मिनट अपन बात करिए। देखो जब यहां से फ्लूइड बाहर आएगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी एकदम बढ़ जाएगी बिकॉज एरिया बहुत छोटा है यहाँ पे। तो फ्लूइड की अगर वेलोसिटी बढ़ेगी इसका मतलब फ्लूइड को आगे की तरफ मोमेंटम मिलेगा। क्या है तुम दोनों का, फ्लूइड को आगे की तरफ मोमेंटम मिलेगा, और जितना मोमेंटम फ्लूइड को आगे की तरफ मिलेगा उतना ही मोमेंटम ये पूरे कंटेनर को कहां मिलेगा, पीछे की तरफ मिलेगा। बिकॉज जब फ्लूइड बाहर निकल रहा है देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो जितना मोमेंटम फ्लूइड को आगे की तरफ मिल रहा है उतना ही मोमेंटम ये कंटेनर को कहां मिलेगा, पीछे की तरफ मिलेगा। दैट इज वाई कंटेनर को पीछे की तरफ क्या लगता है, थ्रस्ट लगता है। सिंपल सी बात है, अगर पाइप में से पानी बाहर आ रहा है तो पाइप को भी पीछे की तरफ फोर्स लगता है। राइट, नेक्स्ट। A spinning cricket ball in air does not follow the parabolic trajectory. यूजुअली अगर बॉल को आप स्पिन करे बिना फेंकोगे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, जो ट्रेजेक्टरी कैसी होती है उसकी पैराबोलिक होती है। बट अगर वही बॉल को हम स्पिन करके फेंकते हैं, क्या सीखा था हमने स्पिनिंग बॉल वाले केस में, वापस एक बार आपको रिकॉल करवाता हूं। अगर हमने मान लीजिए बॉल को इस तरफ फेंका है और अगर साथ में हमने बॉल को अगर ऐसे स्पिन किया है, राइट, क्या देखा था हमने, अगर बॉल आगे की तरफ जा रहा है तो बॉल के रिस्पेक्ट में एयर कहां जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। अगर बॉल आगे की तरफ जा रहा है तो बॉल के रिस्पेक्ट में एयर कहां जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे इस पॉइंट के ऊपर बॉल का वेलोसिटी, क्योंकि आपने ऐसे स्पिन किया तो बॉल का वेलोसिटी ऐसे होगा, और इस पॉइंट के ऊपर बॉल का वेलोसिटी इस तरफ होगा। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, इस केस में हमने देखा था कि यहाँ पे क्योंकि एयर वेलोसिटी एंड बॉल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और नीचे देखो एयर वेलोसिटी एंड बॉल की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो हमने सीखा था कि यहाँ पे एयर के लाइन जो है वो क्राउडेड हो जाएंगे क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे एयर के लाइन दूर दूर चले जाएंगे। सो वी हैव सीन दैट क्योंकि यहाँ पे एयर का वेलोसिटी बढ़ा है तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे एयर का वेलोसिटी डाउन हुआ है मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसको एडिशनल फोर्स भी लगना है अपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटी। अगर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगता तो पाथ कैसा फॉलो होता, पैराबोलिक। बट स्पिनिंग बॉल को प्रेशर डिफरेंस की वजह से एडिशनल फोर्स भी लगता है, और इसके लिए उसका पाथ जो है वो पैराबोलिक रहने वाला नहीं है। ये सब बर्नौली इक्वेशन के अंदर एप्लीकेशन में आया था, ये सब कुछ स्पिनिंग बॉल एंड एवरीथिंग, राइट। ओके, द स्पिनिंग क्रिकेट बॉल हैज टू साइमल्टेनियस मोशन, एक रोटेटरी एंड एक लीनियर एज वेल एज रोटेटरी। These two types of motion oppose the effect of each other. This decrease the velocity of the air flowing below the ball. नीचे क्या हुआ, velocity decrease हो गया. Hence the pressure on the upper side of the ball become lesser than that of the lower side. ऊपर pressure क्या हो गया, down हो गया, नीचे pressure is high. तो pressure difference की वजह से an upward force act on the ball. Therefore the ball takes a curve path and it does not follow the parabolic path. ठीक है, तो यहां तक सारे थियरी क्वेश्चंस। अब उसके बाद शुरू होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। बिफोर दैट इतना लिखो, चलो चले बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आगे बहुत सारे थियरी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहां से न्यूमेरिक स्टार्ट हो रहा है। क्या बोला है देखो, अब 50 kg गर्ल वेयरिंग हाई हील शूज बैलेंस ऑन अ सिंगल हील। लड़की है, कुछ भी कर सकती है। द हील इज सर्क्यूलर,
हेल इज सर्कुलर विद डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर. हमें बताना है व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर. प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा ये अपने को बताना है. तो चलो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया. प्रेशर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया. फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द गर्ल. हील के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? विच इज दी वेट ऑफ द गर्ल. तो फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द गर्ल विच इज mg. और वो उसने एक ही पैर के ऊपर खुद को बैलेंस करा है और जो हील है उसका आपको डायमीटर दे दिया है. तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. हील का जो एरिया बनेगा बेस वो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा. तो एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर. चलो मास ऑफ द गर्ल इज 50. जी का वैल्यू 9.8. पाई का वैल्यू 3.14. रेडियस देना है. देखो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर. 0.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻³ मीटर. क्या करेंगे? इसका स्क्वायर. चलो फटाफट कैलकुलेट करो. फटाफट कैलकुलेट करो जो आज खत्म हो जाएगा आज एक्सरसाइज अगर बराबर काम करे तो. कितना आ रहा है प्रेशर पी? सिक्स पॉइंट टू फोर इंटू 10⁻6. तो इट इज 6.24 इंटू 10⁻6 पास्कल. इतना प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑन द फ्लोर बाय द गर्ल. ठीक है. चलो अगला सवाल. आज सब लोग साथ साथ में लिखते जाओ. चलो जी साथ साथ में लिखते जाओ. सारे इजी इजी क्वेश्चन ही है. चलो अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है. टॉरिसिली बैरोमीटर यूज मर्क्यूरी. पता है ना बैरोमीटर to measure the atmospheric pressure we have used the barometer, right? Pascal duplicate is using the French wine of density 984 kg per meter cube. तो मर्क्यूरी की जगह अगर फ्रेंच वाइन लिया जिसका डेंसिटी है 984 kg per meter cube. सो आपको बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. चलो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या फॉर्मूला है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम P इक्वल टू रो जी एच. तो सिंपली क्या लिखेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू रो जी एच. लिखते जाओ चलो साथ साथ में. P इक्वल टू रो जी एच. तो H कितना हो जाएगा? विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड बाय रो जी. एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल. डेंसिटी आपको दिया है 984. ग्रेविटी का वैल्यू होगा 9.8. चलो कितना आ रहा है? सॉल्व करो. ला कैलसी दे दे मुझे. तो सॉल्व करने पे आएगा 1.013 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाई 984 डिवाइड बाई 9.8. ये आ रहा है 10.5 मीटर. तो ये कॉलम हो जाएगा. अगर वाइन का कॉलम बना दे तो वाइन का कॉलम होगा 10.5 मीटर का. वाइन का कॉलम होगा 10.5 मीटर का अगर आपने मर्क्यूरी की जगह वाइन का कॉलम लिया तो. चलो अगला सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो. A vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress of 10⁻9 पास्कल. बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मैक्सिमम 10⁻9 पास्कल स्ट्रेस को बेयर कर सकता है. अब हुआ क्या? Is the structure suitable for putting up on the top of an oil well in the ocean? अगर इस स्ट्रक्चर को ऑयल वेल के अंदर रखना है ओशन में तो क्या सुटेबल है? कहां पर? ऑयल वेल का डेप्थ चेक करो. डेप्थ ऑफ द ओशन टू बी रफली 3 किलोमीटर एंड इग्नोर द ओशन करंट. राइट. तो जहां पे ऑयल वेल है वो कितना डेप्थ में? 3 किलोमीटर डेप्थ में है. तो सवाल ये पूछा है क्या 3 किलोमीटर डेप्थ में आप ये वाला स्ट्रक्चर रख सकते हो जो आपने बनाया है? इस स्ट्रक्चर का मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम स्ट्रेस लेने का कैपेसिटी है 10⁻9 पास्कल. तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि अगर हम 3 किलोमीटर डेप्थ में जाते हैं तो वहां पे टोटल प्रेशर क्या होगा. और अगर वो टोटल प्रेशर 10⁻9 से कम है तो अपने स्ट्रक्चर को रख सकते हैं. अगर अंदर टोटल प्रेशर 10⁻9 से बढ़ गया तो स्ट्रक्चर टूट जाएगा. तो हमें सिंपली फाइंड करना पड़ेगा दैट टोटल प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ टोटल प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर इन ओशन. चलो क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर? तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो लगता ही है. साथ में जो पूरा लिक्विड का कॉलम बनेगा 3 किलोमीटर का उसका प्रेशर ऐड हो जाएगा रो जी एच. एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस डेप्थ में और कितना प्रेशर बढ़ेगा? रो जी एच बढ़ेगा. चलो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁻5. पानी है तो पानी का डेंसिटी लेना है 1000. ग्रेविटी लेना है 9.8 और डेप्थ दिया है 3 किलोमीटर दैट इज 3 इंटू 10⁻3. अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं
ओके, तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 0.1013 इंटू 10 पावर 6, और ये 9.8 इंटू 3 होता है 29.4। हाँ, तो ये हो जाएगा 29.4 इंटू 10 पावर 6, दोनों में से 10 पावर 6 कॉमन आ जाएगा, प्लस करेंगे तो कुछ 29.5013 पास्कल। अब देखो ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है वो 10 पावर 9 से ज्यादा है कि कम है? कम है ना, बिकॉज डेप्थ में प्रेशर 10 पावर 6 के मल्टीपल है, और स्ट्रक्चर की प्रेशर बेयर करने की कैपेसिटी 10 पावर 9 है, मतलब स्ट्रक्चर टूटने वाला नहीं है। सो वी कैन राइट हियर द स्ट्रक्चर कैन विथस्टैंड 10 पावर 9 पास्कल, therefore it is suitable to put in oil well। रख सकते हैं वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, टूटेगा नहीं स्ट्रक्चर। ठीक है, लिखते जाइए साथ साथ में। तू क्या मुहूर्त देख रही है? बोल रहा हूँ साथ साथ में लिखते जाओ तो भी लिख नहीं रही है, कहाँ ध्यान है? कह रहा हूँ साथ साथ में लिखते जाओ तो भी तू बैठ बैठ के मुहूर्त देख रही है। हो गया? हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़े। ओके, अगला सवाल। चलो, क्या कहा है? हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार्स विद अ मैक्सिमम मास ऑफ 3000 kg। 3000 kg के कार को उठाने के लिए हमने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट डिजाइन किया है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, एरिया दे दिया है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बेयर? ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या सीखा था हमने? एक तरफ लार्जर पिस्टन होता है, एक तरफ स्मॉलर पिस्टन होता है, राइट? लार्जर पिस्टन के ऊपर हमें एक कार रखनी है, और इस कार का मास है 3000 kg, और ये लार्जर पिस्टन का एरिया अपने को दे दिया है विच इज 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे स्मॉलर पिस्टन है, तो जैसे ही हम यहाँ पे कार को रखेंगे प्रेशर क्रिएट होगा। और फ्लूइड की खासियत क्या है? फ्लूइड की खासियत है कि वही सेम प्रेशर फ्लूइड स्मॉल पिस्टन तक भी एक्सर्ट करेगा। फ्लूइड हर एक जगह पे सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है, अगर कहीं पे आपने कुछ प्रेशर रखा है तो फ्लूइड वही सेम प्रेशर हर जगह पे एक्सर्ट करता है। तो जितना प्रेशर यहाँ पे लार्जर पिस्टन पे बनेगा, वही सेम प्रेशर यहाँ पे स्मॉलर पिस्टन के ऊपर भी बनेगा। तो वी कैन सिंपली राइट हियर दैट, चलो, प्रेशर ऑन both pistons must be same, pressure on both pistons must be same, pressure on both pistons must be same। so we can simply write that pressure क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या है? कार का वेट है, मास इनटू ग्रेविटी। कितना मास है? 3000 kg। जी का वैल्यू होगा 9.8, एरिया दिया है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 पावर -4 लगेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर तो 10 पावर -4 लगेगा, और आंसर इज 3000 इंटू 9.8 डिवाइड बाई, दैट इज 69.17 इंटू 10 पावर 4, दैट इज 6.917 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। ठीक है, सारे इजी इजी क्वेश्चन है, देखिए पूरे एक्सरसाइज में सारे इजी इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में जो 4-5 थे थियरी वाले, वही बेकार क्वेश्चन थे, बाकी तो अब सब इजी इजी फटाफट जाएगा। लिखते रहिए साथ साथ में, चलिए लिखते रहिए साथ साथ में। ये पॉइंट लिखना जरूरी है यहाँ पे। आप डायरेक्ट ऐसा कर दोगे प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, वहां कट जाएगा। ये पॉइंट लिखना जरूरी है कि दोनों पिस्टन पे प्रेशर कैसा होगा? सेम होगा, क्योंकि हमने कार को लार्ज पिस्टन पे रखा है और प्रेशर कहाँ पूछा है? स्मॉल पिस्टन पे पूछा है। तो जितना प्रेशर लार्ज पिस्टन पे बनेगा, वही प्रेशर फ्लूइड स्मॉल पिस्टन के ऊपर भी एक्सर्ट करेगा। ये पॉइंट लिखना जरूरी है। ओके, चलो अगला सवाल। बाकी है? कैसे बाकी रह जा रहा है तुम्हारा? लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो मेरी गाड़ी फास्ट ही रहने वाली है। चलो क्या कहा है देखो, अ यूट्यूब कंटेन्स वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट। एक तरफ वाटर है, एक तरफ मिथाइलेटेड स्पिरिट है। दे आर सेपरेटेड बाय मर्क्यूरी, बीच में मर्क्यूरी है, मतलब तीन लिक्विड है। इस तरह से यूट्यूब मैनोमीटर है,
बीच में मर्क्यूरी है, एक तरफ वाटर है, एक तरफ स्पिरिट है। अब पूछा गया, ध्यान से देखो, द मर्क्यूरी कॉलम इन 2 आर्म्स in the level with a 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter spirit in the other arm. So what is the specific gravity of the spirit? तो इस तरह से आपको कहा है कि इस तरह से YouTube है, राइट? 3 लिक्विड है, वाटर है, मर्क्यूरी है और स्पिरिट है। हमें ये बोला है दोनों तरफ लेवल ऑफ मर्क्यूरी कैसा है, सेम है। जितना मर्क्यूरी का लेवल यहां पर है उतना ही मर्क्यूरी का लेवल यहां पर है। दोनों में लेवल ऑफ मर्क्यूरी कैसा है, सेम है। लेवल ऑफ मर्क्यूरी कैसा है, दोनों में सेम है, राइट? अब एक तरफ क्या है, एक तरफ के आर्म में वी हैव 10 सेंटीमीटर वाटर, तो यहां पे इस तरफ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर वाटर, 10 सेंटीमीटर वाटर कॉलम है, और इस तरफ हमारे पास है 12.5 सेंटीमीटर स्पिरिट कॉलम। तो यहां पर हमारे पास है, लेट अस से दिस इज 12.5 सेंटीमीटर स्पिरिट कॉलम, ठीक है? हमें बताना है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पिरिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको फाइंड करना है, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी, दैट मींस डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो, पास्कल क्या कहता है? पास्कल कहता है कि एक ही लेवल के ऊपर प्रेशर कैसा होता है, सेम होता है। जितना प्रेशर यहां पे होगा उतना ही प्रेशर यहां पे होगा। फ्लूइड में सेम लेवल पे प्रेशर कैसा होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी दोनों तरफ लेवल में है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा। तो वी कैन सिंपली राइट हियर दैट प्रेशर ऑन मर्क्यूरी must be same in both column, must be same in both column। चलो, इस कॉलम में कितना प्रेशर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहां से प्रेशर लगेगा पीए, और वाटर कॉलम का प्रेशर लगना है ρgh। इधर से प्रेशर लगना है पीए, और ये वाटर के कॉलम का प्रेशर क्या लगता है, ρgh। तो इस लिम में प्रेशर होगा पीए प्लस ρgh। ये सारी चीजें किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है? ये कहां से है, जा रहा है ये डॉट। चलो, इस तरफ क्या प्रेशर होगा, पीए। इस तरफ कौन सा प्रेशर है, स्पिरिट है। तो स्पिरिट के लिए लिखेंगे टोटल प्रेशर राइट साइड पे पीए प्लस ρgh, और ये किसके लिए लिखेंगे, स्पिरिट के लिए। पीए कैंसिल, ग्रेविटी उड़ जाएगा, तो मुझे मिलेगा डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर कॉलम डिवाइड बाय हाइट ऑफ स्पिरिट कॉलम। तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू, चलो, वाटर कॉलम का हाइट है 10 सेंटीमीटर, स्पिरिट कॉलम का हाइट है 12.5, ये हो जाएगा 4/5, दैट इज 0.8। तो जो आपको पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ स्पिरिट, दैट इज 0.8। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट इज इक्वल टू 0.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। दोनों तरफ मर्क्यूरी लेवल सेम है, तो जितना प्रेशर यहाँ पे वाटर कॉलम बनाएगा ρgh प्लस पीए, उतना ही प्रेशर यहाँ पे स्पिरिट कॉलम बनाएगा ρgh प्लस पीए। पीए कैंसिल हो जाएगा, बाकी डेंसिटी का रेशियो आपको फाइंड करना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सबका ये, ऐसा बाकी रह जा रहा है? हाथ चलाओ साथ साथ में, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है देखो। चलो, अब क्या कहा है देखो, इन दी प्रीवियस प्रॉब्लम ए 15 centimeter of water and spirit each are further poured into respective arm। आगे वाले ही क्वेश्चन में अब यहां पे हमने 15-15 सेंटीमीटर और ऐड किया। यहां 15 सेंटीमीटर पानी डाला, और यहां पे 15 सेंटीमीटर हमने डाल दिया स्पिरिट। अब ये मर्क्यूरी लेवल चेंज हो जाएगा, सेम रहने वाला नहीं है। तो हमें बताना है कि मर्क्यूरी के लेवल में कितना डिफरेंस आएगा। क्या बताना है अपने को अभी, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द टू आर्म, राइट? तो ऑलरेडी कितना यहाँ पे पानी था, 10 सेंटीमीटर, और कितना पानी डालना है, 15 सेंटीमीटर, तो पानी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना स्पिरिट था, 12.5,
कितना स्पिरिट ऑयल डालना है? 15 सेंटीमीटर, तो स्पिरिट हो जाएगा 27.5। कौन हैवी है? वाटर के स्पिरिट? वाटर हैवी है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1 से कम आया है, 0.8 आया है। स्पिरिट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 आया है, मतलब स्पिरिट जो है वो लाइटर है, तो स्पिरिट का जो प्रेशर बनेगा वो कम बनेगा कंपेयर टू वाटर। हमने दोनों में 15-15 सेंटीमीटर डाला है। पानी कंपेरेटिवली हैवी है स्पिरिट के कंपेयर में, तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहां से लेवल नीचे जाएगा, यहां से लेवल ऊपर आएगा। और वही अपने को पूछा है, लेवल का डिफरेंस कितना होगा। राइट, चलो कैसे सॉल्व करना है देखो ध्यान से। तो अब अपने क्वेश्चन में अगेन वी विल ड्रॉ फिगर। चलिए, ये लेवल नीचे आएगा, ये लेवल यहां से ऊपर जाएगा मर्क्यूरी का। सुनिएगा ध्यान से। इधर टोटल पानी कितना हो गया है? कितना हुआ है पानी टोटल? 25 सेंटीमीटर वाटर है ये। बहुत गंदा कलर है ना, चला लो। 25 सेंटीमीटर वाटर है। और यहां पर क्या है? यहां पे हमारे पास कितना स्पिरिट है टोटल? कितना स्पिरिट है? 27.5 सेंटीमीटर हमारे पास अब क्या हो चुका है? स्पिरिट। क्योंकि ऑलरेडी पहले कितना था? 12.5, उसमें और कितना ऐड किया? 15। यहां पे पहले कितना था? ये 10 था, 10 में कितना और ऐड किया? 15। ठीक है, चलो अब यहां पे ध्यान से देखो। जो मर्क्यूरी, अपने ने पहले ही चेक कर लिया कि वाटर कॉलम का प्रेशर ज्यादा बनेगा, इसलिए यहां से लेवल नीचे आएगा, यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखो मर्क्यूरी का ये लेवल नीचे है, तो जितना प्रेशर यहां पर होगा उतना ही प्रेशर उसी सेम लेवल के इस पॉइंट के ऊपर भी होगा। अब ये देखो दोनों में से किस तरफ मर्क्यूरी का लेवल नीचे है? यहां पे मर्क्यूरी का लेवल नीचे है, राइट। और सेम लेवल पे प्रेशर कैसे बनते हैं? सेम बनते हैं एज पर द पास्कल्स लॉ। तो जितना प्रेशर इस पॉइंट पे होगा उतना ही प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर भी होगा। अब लेट्स से दोनों में मर्क्यूरी का जो डिफरेंस है वो इतना हो गया डिफरेंस। ये डिफरेंस हुआ दोनों लिंब में मर्क्यूरी का। लेट्स से ये डिफरेंस है आपका H। ये कितना डिफरेंस है? H है। then I'll simply use that pressure at point A and pressure at point B are equal. I'll give it name at point A and point B. So we can write here. तो पहले ये लिख दीजिए कि 15 सेंटीमीटर वाटर कॉलम create more pressure than 15 centimeter spirit column. Then 15 centimeter spirit column. Right. Now I'll write here simply from figure. Pressure at point A and pressure at point B must be equal. चलो अब A पॉइंट पे क्या प्रेशर है वो चेक करो। तो ये A पॉइंट के ऊपर सिर्फ क्या है? वाटर का ही कॉलम है। A पॉइंट पे सिर्फ किसका कॉलम है? वाटर का। और साथ में क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो A पॉइंट पे प्रेशर आएगा एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। किसका कॉलम? वाटर का। शुड बी इक्वल टू B पॉइंट पे किसका प्रेशर है वो चेक करो। यार पॉइंट B, पॉइंट B के ऊपर मर्क्यूरी का भी कॉलम है, स्पिरिट का भी कॉलम है और एटमॉस्फेयर भी है। पॉइंट B के ऊपर मर्क्यूरी का भी कॉलम है, स्पिरिट का भी कॉलम है और ओपन टू एटमॉस्फेयर भी है। तो पॉइंट बी पे आएगा रो जी एच। किसके लिए? मर्क्यूरी प्लस रो जी एच। किसके लिए? स्पिरिट प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो पीए कर दो कैंसल, सब में से ग्रेविटी भी उड़ जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर अभी ऐसा लगता है रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू इक्वल टू रो एम एच एम प्लस रो एस एच एस। ये रो है, अलग ही दिख रहा है कुछ। अभी हमारे पास स्पेसिफिक डेंसिटी का वैल्यू है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास है, तो सबको रो डब्ल्यू से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा एच डब्ल्यू इक्वल टू रो एम बाई रो डब्ल्यू। ये हो जाएगा मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 13.6। मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिया है? 13.6। दैट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो यहाँ पे है एच एम प्लस यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। हमने क्या करा है? डेंसिटी ऑफ वाटर जो सबको डिवाइड कर दिया। नाउ पुट द वैल्यू। वाटर कॉलम कितना हाइट का? 25 सेंटीमीटर। मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6। मर्क्यूरी कॉलम का हाइट फाइंड करना है। स्पिरिट का स्पेसिफिक ग्रेविटी आगे वाले क्वेश्चन से आया है 0.8
और स्पिरिट का टोटल लेंथ है 27.5। लेट्स सिंप्लीफाई 27.5 इंटू 8.8, ये हो रहा है 22। 25 माइनस 22 ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 13.6 बाई एच एम। तो 3 डिवाइड बाई 13.6 वुड बी इक्वल टू 0.22 सेंटीमीटर में आंसर आएगा। योर आंसर इज 0.22 सेंटीमीटर। क्या आंसर बना यहाँ पे? 0.22 सेंटीमीटर। तो इधर से कॉलम कितना नीचे जाएगा? 0.22 सेंटीमीटर का डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों तरफ। आई बात समझ में? क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सिंपली रोजी एच का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हो गया सबका? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टिक करें इसको। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टिक करेंगे इसको। चलो बेटा अगला सवाल। कहाँ पहुंची? जल्दी लिख। चलो अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते देखते 10 क्वेश्चन हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स सी। कैन बर्नौलीज इक्वेशन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर? क्या बर्नौली इक्वेशन यूज हो सकता है टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ रैपिड इन अ रिवर? रैपिड इन अ रिवर, रैपिड का मतलब जहां पे टर्बुलेंस आता है ना पानी में, रिवर जब फ्लो होती है तो जहां पे टर्बुलेंस आता है वहां पे क्या बर्नौली इक्वेशन अप्लाई होता है? आंसर इज नो। Why? Because Bernoulli equation is only applicable for streamline flow, और जहां पे रैपिड होगा वहां पे फ्लो स्ट्रीमलाइन होता नहीं है, तो Bernoulli's equation कैन नॉट बी अप्लाइड एट दैट पॉइंट। चलो लिखो साथ साथ में सब लोग। एट अ रैपिड फ्लो इज turbulent, hence Bernoulli's theorem cannot be applied। टर्बुलेंट फ्लो पे बर्नौली थियरम अप्लाई होता नहीं है। बर्नौली थियरम सिर्फ अप्लाई होता है स्टेडी लेमिनार फ्लो के ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? एक ही दो लाइन लिखना है, इतना तो दिमाग में याद रखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। चलो नेक्स्ट। Does it matter if one uses gauge pressure instead of absolute pressure in applying the Bernoulli equation? Tell me what is called gauge pressure. गेज प्रेशर क्या होता है? रो जी एच। गेज प्रेशर क्या होता है? रो जी एच। एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर? पी ए प्लस रो जी एच। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर होता है पी ए प्लस रो जी एच। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? पी ए प्लस रो जी एच। ठीक है, सवाल यह है कि अगर बर्नौली, आपने जब बर्नौली इक्वेशन यूज करते हैं ना, तो बर्नौली में अपने एब्सोल्यूट प्रेशर यूज करते हैं। अगर एब्सोल्यूट की जगह गेज प्रेशर यूज करें तो कुछ चेंज आएगा? कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में प्रेशर वाला टर्म दोनों तरफ होता है। तो अगर आप गेज प्रेशर यूज करोगे तो दोनों तरफ से ही पीए वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बर्नौली इक्वेशन में अपना जो इक्वेशन होता है इस तरह से होता है, P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस P1 प्लस हाफ इंटू रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ इंटू रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ऐसा ही होता है ना इक्वेशन, है ना? अब अगर मैं यहां पे, ये होता है एक्चुअली आपका एब्सोल्यूट प्रेशर पी ए प्लस रो जी एच, ये भी होता है एब्सोल्यूट प्रेशर पी ए प्लस रो जी एच। देखो पी ए तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, पी ए तो वैसे भी दोनों तरफ से क्या हो रहा है? कैंसिल ही हो रहा है।
तो आप एब्सोल्यूट प्रेशर रखो या गेज प्रेशर रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है आंसर। So there will be no matter if gauge pressure is used. चलो अगले सवाल पे चलते हैं। बर्नौली का एक अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद। आई गेस एयरप्लेन वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में था ना, होमवर्क एग्जाम्पल दिया था ना आज आपको फ्लूइड के, इन थियरी। बहुत कम होमवर्क दिया था कल, 25 क्वेश्चन थे ना पीवाईक्यू के। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या कहा है देखो, ग्लिसरीन फ्लो स्टेडीली, ग्लिसरीन फ्लो स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ, हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। क्या हुआ इतना अर्जेंसी में? ग्लिसरीन फ्लो स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो एक पाइप में से ग्लिसरीन फ्लो हो रहा है, लेट्स से ये पाइप है, ये पाइप में से ग्लिसरीन फ्लो हो रहा है। पाइप का आपको लेंथ दे दिया है विच इज 1.5 मीटर और पाइप का हमें रेडियस दे दिया है विच इज 1 सेंटीमीटर। If the amount of glycerin collected per second at one end is 4 into 10 power minus 3 kg per second, यहां से ग्लिसरीन बाहर आएगा और पर सेकंड कितना ग्लिसरीन कलेक्ट हो रहा है? 4 इंटू 10 पावर माइनस 3। एक सेकंड में कितना ग्लिसरीन कलेक्ट हो रहा है? 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg, दैट इज 4 ग्राम। तो हर एक सेकंड में 4-4 ग्राम ग्लिसरीन कलेक्ट हो रहा है। सो आई कैन राइट हियर द मास फ्लो रेट, क्या कहेंगे इसको अपने? मास फ्लो रेट which is equal to 4 into 10 पावर माइनस 3 kg पर सेकंड। मास फ्लो रेट को ऐसे ऊपर डॉट करके लिखते हैं, मास बाय टाइम। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द ट्यूब? क्योंकि ग्लिसरीन इस तरफ फ्लो हो रहा है, ग्लिसरीन फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहां पे प्रेशर हाई होना चाहिए, यहां पे प्रेशर लो होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा तो ही लिक्विड फ्लो होता है, बाकी लिक्विड फ्लो होता नहीं है। तो हमें बताना है कि दोनों तरफ प्रेशर का डिफरेंस क्या है, राइट? सो यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, चलो अब यहां पे ना एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड करने का, which is pi p r raised to 4 divided by 8 eta l। ऐसा एक फॉर्मूला है जो आपने थियरी में नहीं पढ़ा है, हमने थियरी में नहीं पढ़ा है, बट स्टिल दैट फॉर्मूला यू हैव टू यूज हियर, क्योंकि इसके सिवाय आंसर बनने वाला नहीं है, राइट? आपको विस्कोसिटी दिया है ग्लिसरीन का, देखो सब कुछ दे दिया, डेंसिटी भी दिया है ग्लिसरीन का, विस्कोसिटी ईटा भी दे दिया। हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी है हमारे पास 1.3 इंटू 10 पावर 3, साथ में हमारे पास विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी मतलब ईटा, दैट इज 0.83 पास्कल इंटू सेकंड। तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट का, नया फॉर्मूला है। तो द वॉल्यूम फ्लो रेट V is given by pi p r raised to 4 divided by 8 eta l। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम फ्लो रेट का? पाई पी आर रेस टू 4 डिवाइड बाई 8 ईटा एल। लेट मी जस्ट कंफर्म इट। तो यही फॉर्मूला है, पूरा सॉल्यूशन भी फाड़ दिया है फिजिक्स का, तो जो काम का है वो है ही नहीं इसके अंदर। ले 99.9% यही फॉर्मूला है, स्टिल आई वांट टू कंफर्म इट। यही है ना, दिया है बुक में? ठीक है चलो, यही फॉर्मूला है भाई, कंफर्म हो गया। अब यहां से मुझे ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, मुझे क्वेश्चन में मास फ्लो रेट दिया है। सो वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम?
व्हाट इज डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। तो ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, उस वॉल्यूम फ्लो रेट को हम क्या लिख सकते हैं? मास फ्लो रेट डिवाइड बाय डेंसिटी, एज अ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। अब सारे वैल्यू रख के हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस P। ये P जो है ना वो प्रेशर डिफरेंस है, दोनों एंड पे जो प्रेशर का डिफरेंस है वो P है। सो आई कैन राइट हियर द प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू मास फ्लो रेट बाय डेंसिटी, 8 ईटा एल आएगा ऊपर, नीचे जाएगा पाई आर रेस टू 4। सारे वैल्यू अवेलेबल है। मास फ्लो रेट है 4 इंटू 10⁻³ 8 इंटू ईटा का वैल्यू दिया है 0.83, लेंथ ऑफ द पाइप दिया है 1.5 मीटर, डिवाइड बाय डेंसिटी दिया है क्वेश्चन में 1.3 इंटू 10⁻³ पाई का वैल्यू 3.14, और क्वेश्चन में आपको रेडियस कितना दिया है? रेडियस दिया है क्वेश्चन के अंदर आपको 1 सेंटीमीटर। क्या करना है? उसका 4 पावर। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना कितना आ रहा है प्रेशर का डिफरेंस। कितना आएगा चेक करते। चलो आप लोग लिखो फटाफट। 4 इंटू 8 इंटू, हाँ तो ये क्या कैलसी है? ऑर्पेट तो लिखा है बट ऑर्पेट का है नहीं। ओरिजिनल ऑर्पेट है? हैं? ओरिजिनल ऑर्पेट है पक्का? ये आ रहा है 9.75, 10⁻⁻8 ऊपर आएगा +8, 8 - 3 10⁻5 पास्कल। इतना होगा प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द पाइप, तब जाके आपको ग्लिसरीन का इतना फ्लो रेट मिलेगा। तो ये एक नया फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर, फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम फ्लो रेट। जब भी पाइप में से लिक्विड फ्लो होता है अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड द वॉल्यूम फ्लो रेट। पाइप ए R⁴ डिवाइड बाई 8 ईटा एल, पाइप ए R⁴ डिवाइड बाई 8 ईटा एल, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया सबका? फॉर्मूला याद रहेगा सबको? फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट। ये आया विंड टनल का क्वेश्चन। इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एयरप्लेन इन अ विंड टनल, the flow speed on the upper and lower surfaces of the wings are 70 and 63 मीटर पर सेकंड। विंग के ऊपर स्पीड है 70, नीचे स्पीड है 63 मीटर पर सेकंड। एयर का स्पीड है। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ इट्स एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर? अगर 2.5 मीटर स्क्वायर एरिया है तो कितना एयरप्लेन को लिफ्ट मिलेगा ये आपको बताना है। टेक द डेंसिटी ऑफ एयर टू बी 1.3 kg पर मीटर क्यूब। तो ये एयरप्लेन है, ठीक है। ऊपर का वेलोसिटी आपको दिया है 70 मीटर पर सेकंड, नीचे वेलोसिटी दिया है अपने को 63 मीटर पर सेकंड, पूरे विंग का एरिया दे दिया है अपने को 2.5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलो बर्नौली क्या कहता है? जहां पे स्पीड ज्यादा है, जहां पे स्पीड ज्यादा है यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और जहां पे स्पीड कम है वहां पे प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो इसको ऊपर की तरफ क्या लगना है? फोर्स लगना है। वही अपने को फाइंड करना है। So let's find out the pressure difference first. Call it P1, it is P2. Let's apply the Bernoulli equation. क्योंकि फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे। चलो उससे सेक्शन नंबर 1 या सेक्शन नंबर 2 क्या है? बर्नौली इक्वेशन P प्लस हाफ इंटू रो वी स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ इंटू रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब ये फ्लाइट लेवल है, लेवल फ्लाइट के लिए हाइट कैसा होगा? सेम होगा। तो H1 एंड H2 आर इक्वल, कैंसिल कर देंगे। चलो आई विल गेट या P1, सॉरी आई गेट P2 माइनस P1। P1 को सामने लिया, रो V2 स्क्वायर को यहां पे ले लो, हाफ रो कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। P1 इस तरफ गया, हाफ रो V स्क्वायर इस तरफ आया, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो कॉमन निकल गया। अब रखो वैल्यू, चलो। सो हाफ इंटू डेंसिटी दिया है 1.3, V1 दिया है 70, V2 दिया है
63। चलो इसका आंसर आएगा, प्रेशर डिफरेंस आएगा, कैलसी कहाँ गया, ऑर्पेट का, 63 का स्क्वायर क्या होता है, 3969। ये आ रहा है 931 इंटू 1.3, 605.15, 931 इंटू 1.3 डिवाइड बाई 2, 605.15। ये आ रहा है प्रेशर डिफरेंस। आपका पूछा है एरिया कितना टोटल लिफ्ट मिलेगा, लिफ्ट मतलब फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, बिकॉज प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो वी कैन सिंपली राइट हियर दैट द लिफ्ट मतलब फोर्स दैट इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। कितना है प्रेशर डिफरेंस, 605.15 पास्कल इनटू एरिया, एरिया कितना है विंग का, 2.5 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.5, योर आंसर इज 1512.8। इतना आएगा लिफ्ट, 1512.8 न्यूटन इज अ लिफ्ट। कितना लिफ्ट लगेगा, 1512.8 न्यूटन, दैट्स अ लिफ्ट। ऐसा सेम क्वेश्चन एग्जांपल में भी था, वो थोड़ा इससे ट्रिकी था। एग्जांपल में जो क्वेश्चन था वो एयरप्लेन के विंग का, उसमें ये पूछा था कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ द एयर ऑन अबव एंड बिलो द विंग। इसमें स्पीड दे दिया है, उस क्वेश्चन के अंदर एयरप्लेन का वेट दे दिया था, और वेट से प्रेशर डिफरेंस फाइंड किया था, प्रेशर डिफरेंस से स्पीड फाइंड किया था। इसमें स्पीड दे दिया और स्पीड से क्या फाइंड करना है, प्रेशर डिफरेंस। अप्लाई तो वर्नोली ही करना है। चलो अगला सवाल जल्दी जल्दी। You would like to finish this exercise within next 20 minutes. आगे बढ़ाए गाड़ी को, चलो। कौन नहीं बोला, करना खुद से कैलकुलेट, इतना नहीं आता है। चलो ये क्वेश्चन मस्त है, दोनों में से कौन सा फिगर सही है ये आपको बताना है, बताओ चलो कौन सा फिगर सही है दोनों में से, कौन सा फिगर दोनों में से सही है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में लिक्विड का लेवल डिफरेंस देखो। एक सिंपल बात समझो, यहां पे एरिया कम हुआ है, दिख रहा है आपको, जहां पे एरिया कम हुआ है वहां वेलोसिटी बढ़ जाएगा, आगे ना, बिकॉज एज पर द कंटिन्यूटी इक्वेशन एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो जहां पे ये एरिया छोटा हो रहा है वहां पे वेलोसिटी बढ़ जाएगा। नाउ एज पर द बर्नौली इक्वेशन, जहां पे वेलोसिटी बढ़ा है वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जहां पे वेलोसिटी बढ़ा है मतलब काइनेटिक हेड बढ़ जाएगा, तो प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। प्रेशर कम रहेगा मतलब यहाँ का लेवल किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बिकॉज यहाँ प्रेशर कम है। प्रेशर कम हो जाएगा तो यहां से लेवल कहां आएगा, नीचे आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, पहले ये लिखा, इसके आगे लिखना है एज पर बर्नौली। चलो बर्नौली क्या कहता है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट। तो अगर कहीं पे हाफ रो वी स्क्वायर बड़ा है, इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा। तो ये जहां पे कंस्ट्रिक्शन है वहां पे प्रेशर डाउन होना चाहिए, मतलब यहां से लेवल कहां आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, राइट ऑप्शन इज बी, इनकरेक्ट इज ए इज इनकरेक्ट। समझ आया कि नहीं आया, जहां पे एरिया छोटा हुआ वहां पे स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो प्रेशर क्या हो जाता है, वहां पे डाउन हो जाता है। प्रेशर डाउन होगा तो लेवल नीचे आना चाहिए वहां पे। राइट द एक्सप्लेनेशन एंड देन ड्रॉ बोथ द फिगर्स। और इसके नीचे लिखो इनकरेक्ट, इसके नीचे लिखो करेक्ट। चलो जल्दी करो। चलो बच्चा अगला सवाल देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा है देखो। A cylindrical tube of a spray pump has a cross section of 8 centimeter square. स्प्रे पंप के आगे का एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अब देखो, एट द एंड ऑफ विच देयर आर 40 फाइन होल्स ईच ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर।
तुम दोनों ना कल से साथ में मत बैठना, तो दोनों को मारूंगा उधर जाके ही मैं। ध्यान रखना तुम दोनों, जीत और राज, ठीक है। 20% यहाँ अटेंडेंस होता है, 80% तो बातें ही करते रहते हो आपस में। तो पाइप के आगे छोटे छोटे 40 छेद है, इसका डायामीटर दिया है 1 mm का। इफ द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज 1.5 मीटर पर मिनट, अंदर लिक्विड का जो फ्लो है 1.5 मीटर पर मिनट है, आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स। होल में से जब लिक्विड बाहर आएगा तो लिक्विड का स्पीड क्या होगा, दैट इज व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट, राइट। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। ये एक पाइप है, उसके आगे एक इस तरह का डिस्क है जहां पे 40 छोटे छोटे होल्स है। इधर का जो एरिया है वो आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे 40 होल है यहाँ पे, और हर एक का जो डायामीटर है वो 1 mm है, दैट इज 10⁻³ मीटर, ये डायामीटर है, ठीक है। ओके, नाउ यहां पे लिक्विड का फ्लो रेट आपको दे दिया 1.5 मीटर पर मिनट, स्पीड दे दिया है। मीटर पर मिनट का मतलब क्या होता है, स्पीड। तो यहां पे आपको स्पीड दे दिया है विच इज 1.5 मीटर पर मिनट। हमें बताना है जब लिक्विड यहां से बाहर आएगा तो उसका स्पीड क्या होगा। क्या इक्वेशन यूज करेंगे, बोलो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। लिक्विड फ्लो हो रहा है, एरिया वेरी हो रहा है, क्या इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो एज पर द कंटिन्यूटी इक्वेशन, एज पर द कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि एरिया इंटू वेलोसिटी जितना यहां पर होगा उतना ही एरिया इंटू वेलोसिटी यहां पे आना चाहिए। बट इधर कितने होल है, टोटल 40 होल है। यहां पे जो एरिया इंटू वेलोसिटी होगा वही एरिया इंटू वेलोसिटी यहां पे भी होना चाहिए, और यहां पे 40 होल है। सो इट विल बी कितना एरिया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट दिस टू मीटर, 8 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ पे स्पीड है 1.5 मीटर पर मिनट। नंबर ऑफ होल्स यहाँ पर 40 है, हर एक का एरिया है, डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये वेलोसिटी अपने को फाइंड करना है। यहां पे जो एरिया इंटू वेलोसिटी है उतना ही एरिया इंटू वेलोसिटी यहां रहना चाहिए एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन। 40 छेद करे तो यहाँ पे इंटू 40 आएगा आगे। अब इसको सॉल्व करके वो स्मॉल वी निकालना है। लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल वी। कितना आएगा ये, 8 इंटू 1.5 दैट इज 12 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 3.14, और ये 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 डिवाइड करेंगे मतलब इंटू 4 करेंगे। ये आ रहा है 0.38। 10⁻⁻6 सामने आएगा 10⁻+6 मीटर पर मिनट। ये तो यूनिट था ना। दैट इज इक्वल टू वी। तो योर आंसर इज 3.8 इंटू 10⁻5 मीटर पर मिनट। दूसरे होल में से जब लिक्विड बाहर आएगा तो इतने स्पीड से बाहर आएगा, 3.8 इंटू 10⁻5 मीटर पर मिनट के स्पीड से बाहर आएगा। चेक करना एक बार आंसर ना। एक मिनट, यहाँ पे 10⁻⁻4 था, वो मैं देखा ही नहीं। ये 10⁻⁻6 इधर आएगा, 10⁻+6 होगा, 6 - 4 कितना बचेगा, 10⁻2 बचेगा यहाँ पे। तो इट इज 38 मीटर पर मिनट। हाउ मच विल इट बी, 38 मीटर पर मिनट। यहाँ पे लिक्विड का स्पीड 1.5 है, यहाँ पे 38 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एरिया कम हो रहा है। एरिया कम हो रहा है तो स्पीड बढ़ गया, 38 मीटर पर मिनट हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्विकली। हो गया बच्चा सबका ये क्वेश्चन, चेक करिए हो गया सबका। आगे बढ़े, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओके, a U-shaped wire is dipped in a soap solution. U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed. A thin soap film formed between the wire and the light slider supports the weight of 1.5 into 10⁻⁻2 Newton. क्वेश्चन में ऐसा है कि एक यू शेप फिल्म है, यू शेप का वायर है, उसको सोप में डुबाया तो यहां पे क्या बनेगा, एक लिक्विड का फिल्म बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे, सोप फिल्म। क्या बनेगा यहाँ पे, सोप फिल्म बनेगा। और ये सोप फिल्म पे हमने यहाँ पे वेट को सपोर्ट करवाया है W।
सोप फिल्म पे हमने क्या सपोर्ट करवाया, वेट सपोर्ट करवाया। कितना वेट सपोर्ट करवाया, 1.5 इंटू 10⁻²न्यूटन। तो हमने यहाँ पे जो वेट सपोर्ट करवाया है वो है 1.5 इंटू 10⁻²न्यूटन। और इसका जो लेंथ है एल वो आपको दे दिया, कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। आपको बताना है व्हाट इज द सरफेस टेंशन एस। याद करो क्या होता है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर एडिशनल एनर्जी होता है, और लिक्विड क्या ट्राई करता है, सरफेस को कम करने की ट्राई करता है। तो जैसे ही हम इस वेट को हटा देंगे, लिक्विड अपने आप क्या हो जाएगा, सरफेस की फिल्म को कोलैप्स कर देगा। करेगा कि नहीं? मतलब यहां पे क्या लग रहा होगा, जो आपको इंटरफेस देखो, यहाँ पे स्लाइडर के एक तरफ क्या है, वाटर है, सोप फिल्म में एक तरफ एयर है। तो ये जो इंटरफेस बना, यहां पे क्या लग रहा होगा, फोर्स। और ऐसे दो इंटरफेस बनेंगे, क्यों? क्योंकि सोप के फिल्म के इस तरफ भी एयर होगी, तो वहां पे सरफेस टेंशन आएगा। इस तरफ भी एयर होगी, वहां पे सरफेस टेंशन आएगा। आएगा कि नहीं? राइट। तो हम क्या फॉर्मूला लिखे थे, हम फॉर्मूला लिखे थे सरफेस टेंशन एस का, सरफेस टेंशन एस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। और यहां पे कितने फ्री सरफेस है, दो है कि नहीं? दो है, दोनों तरफ सरफेस टेंशन आएगा, तो इधर क्या आएगा, 2s। कि यहां पे क्या होगा, टू इंटरफेस ऑफ द एयर एंड फ्लूइड। चलो, तो यहां से s क्या मिल जाएगा, F/2l। F मतलब वेट, कितना वेट सपोर्ट हुआ है, 1.5 इंटू 10⁻²। लेंथ है 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3। कितना आंसर आ जाएगा, 5/2। 2.5 इंटू 10⁻²। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर लेंथ, दैट्स द आंसर। समझ आया क्वेश्चन? जहां पे इंटरफेस बनेगा वहां पे एडिशनल एनर्जी होगी, और सरफेस हमेशा कोशिश करेगा कि एरिया को जितना बने उतना कम किया जाए। तो ये जो फिल्म बना है वो स्लाइडर को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और उसको हमने रोक के रखा है बाय द वेट। और यहाँ जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ पर यूनिट लेंथ, उसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ सरफेस टेंशन आएगा, तो अपने को 2s लेना पड़ेगा। 2s इक्वल टू F/L। राइट? ठीक है, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आया एक्सरसाइज में, एक आध तो आएगा। चलो, अब यहाँ पे देखो 10.18 में ऐसा क्वेश्चन है, आपको ये पूछा है किस केस में, पढ़ना क्वेश्चन। A figure shows a thin liquid film supporting a small weight of 4.5 into 10⁻² न्यूटन। तो ए वाले फिगर में ये कितने वेट को सपोर्ट कर रहा है, 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो आपको बोला है what is the weight supported by the film of the same liquid at same temperature in figure number B and figure number C। ये बी और सी में कितना फोर्स सपोर्ट करेगा, ये आपको बताना है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा सरफेस टेंशन का, वो क्या लिखा, 2s इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ। किसका लेंथ, स्लाइडर का लेंथ। तो तीनों केस में स्लाइडर का लेंथ तो कैसा है, सेम ही है। तो तीनों केस में जो वेट सपोर्ट होगा वो भी कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। So we can simply write here as the 2s is equal to weight by length. So we can say that all the film support same weight as it is independent of area of film। तो एरिया भले छोटा हो या बड़ा हो, एरिया से फर्क नहीं पड़ता है। सरफेस टेंशन जो है वो फोर्स है पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्लाइडर। तीनों में स्लाइडर का लेंथ कैसा है, सेम है। चलो आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम कहां पर, ओम पाल जम्मू गया घूमने, वही वाह भाई वाह। चलो नेक्स्ट। वैष्णो देवी तो मुझे भी जाना है बहुत साल से। चलो,
व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप? क्या सवाल है? प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 3 mm एट अ रूम टेम्परेचर। सरफेस टेंशन दे दिया है आपको 4.65 इंटू 10 पावर -1। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया 1.01 इंटू 10 पावर 5। ऑल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। अब ये टॉपिक हमने किया है ड्रॉपलेट का, तो क्वेश्चन है ड्रॉप का। ड्रॉप के अंदर प्रेशर होता है पीआई, बाहर प्रेशर होता है पीओ, अंदर का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, राइट। और सरफेस पे आपको टेंशन दे दिया है, विच इज कितना दिया सरफेस टेंशन? 4.65 इंटू 10 पावर -1 न्यूटन पर मीटर। साथ में इसका आपको रेडियस दे दिया है 3 mm, 3 इंटू 10 पावर -3 मीटर। चलो क्या फॉर्मूला था एक्सेस प्रेशर का? बबल है कि ड्रॉपलेट है? ड्रॉपलेट है। तो ड्रॉपलेट में कितना फ्री सरफेस होता है? एक ही होता है। तो एक फ्री सरफेस है, तो जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कितना आता है? प्रेशर डिफरेंस इज 2s/r। तो वी सिंपली राइट हियर दैट प्रेशर डिफरेंस पहले फाइंड करेंगे। क्या क्या फाइंड करना है? ऑल्सो गिव द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। और क्या फाइंड करना है? प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ये सेम ही लिखा है दोनों में। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप? ऑल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। हाँ चलो पहले फाइंड करते हैं एक्सेस प्रेशर, मतलब प्रेशर डिफरेंस। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर मतलब प्रेशर का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? ये 2s/r। तो ये एक्सेस प्रेशर आएगा पी आई माइनस पीओ इक्वल टू 2 इंटू एस डिवाइड बाय आर। कितना आ रहा है एक्सेस प्रेशर? और पे कितना आ रहा है आंसर? 2 इंटू 4.65 डिवाइड बाई 3, इट इज 3.1 इंटू 10 पावर 2, दैट इज इक्वल टू 310 पास्कल। ये है एक्सेस प्रेशर। अब ये भी पूछा है व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड, तो इनसाइड का प्रेशर क्या हो जाएगा? पीओ प्लस 310। और पीओ मतलब बाहर का प्रेशर, बाहर क्या है? एटमॉस्फेयर है। सो वी कैन राइट हियर प्रेशर इनसाइड, pressure inside the droplet pi equal to po plus 2s/r। po is atmospheric 1.01 into 10 power 5 plus excess pressure है 310 पास्कल। ये तो कैसे प्लस करें इसको? वी कैन राइट लाइक 101,000 प्लस 310, पूरा लिखते हैं 1.013 लिखते हैं इसको। ठीक है, प्लस करते हैं इसको 10,1610 पास्कल। That's the pressure inside the droplet. One more formula based question. Keep writing, keep writing, keep writing. देखो चलते चलते लास्ट क्वेश्चन तक आ गए एक ही घंटे में। आज जेई खत्म हो जाएगा, मोशन इन अ प्लेन। कल जो काम कम हुआ था ना, आज वसूल कर लिया पूरा। चलो हो गया हो तो लास्ट क्वेश्चन करें। क्या बाकी है? तू बैठा बैठा बात करता रहे आराम से। फॉर्मूला बोल दिया 2s/r, फिर तुमको नहीं आता खुद से कैलकुलेट करना? इतने बेवकूफ तो हो नहीं तुम लोग हैं। चलो लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट ही है ना, इसके बाद एडिशनल तो नहीं करना है अपने को, एडिशनल नहीं आते एग्जाम में। नए टेक्स्ट बुक में तो एडिशनल होंगे ही नहीं, निकाल दिए होंगे, है ना। चलो ओके, ध्यान यहाँ पे बेटा, डबल ट्रिपल स्टार मार्क करो इस क्वेश्चन को। क्या कहा है देखो, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर? क्वेश्चन अगेन एक्सेस प्रेशर का है। इनसाइड द बबल ऑफ अ सोप सॉल्यूशन of a radius 5 mm, given that surface tension of soap solution at the temperature, surface tension S दे दिया है आपको, if an air bubble of the same dimension were formed at a depth of 40 centimeter inside the container containing the soap solution of relative density 1.2, what would be the pressure inside the bubble? पहले ये केस सॉल्व करते हैं जहां पे प्रेशर एयर में है, बबल एयर में है। पहले केस में बबल कहां पर है? एयर में है। वहां पे फाइंड करना है एक्सेस प्रेशर क्या होगा, और फिर यही बबल को अपने को सॉल्यूशन के अंदर बनाना है और वहां बताना है प्रेशर कितना होगा अंदर। तो पहले
फर्स्ट केस फाइंड करते हैं जहां पे बबल एयर में है, बबल इन एयर। चलो ओके, क्या फाइंड करना है? एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है। गलत है स्पेलिंग, सही तो है, बस क्या रहा है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। क्या फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर का? पी आई माइनस पीओ। बबल है, बबल में क्या आएगा? 2s के 4s। बबल कहां पर है? एयर में है। बबल एयर में है तो दो इंटरफेस बनेंगे, बाहर भी इंटरफेस अंदर भी इंटरफेस, तो क्या बनेगा यहाँ पे? 4s बाय आर। क्योंकि बबल अभी एयर में है तो अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो यहां भी सरफेस टेंशन बनेगा अंदर भी सरफेस टेंशन बनेगा, तो 4s बाय आर आएगा। ठीक है, चलो लेट्स पुट द वैल्यू। 4 इंटू सरफेस टेंशन कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻²। और रेडियस कितना है इसका? 5 mm। चलो ये बन जाएगा आपका 10/5। 10/5 इज 2 इंटू 10⁻1, दैट इज 20 पास्कल। एक लेटर लिख रहा हूं तो एक लेटर गायब हो जा रहा है। 20 पास्कल, अभी 2 आएगा, एक और लेटर लिखूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अभी यही बबल जो है उसको सोल्यूशन के अंदर बनाना है। चलो सेकंड केस देखो। बबल इन डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर। बबल इन डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर। ध्यान यहाँ पे, नहीं आ रहा है तो चल वापस आ जा। बस क्या पूछा है अभी? व्हाट वुड बी द प्रेशर इनसाइड द बबल? अंदर क्या प्रेशर होगा बताना है। अब ऐसा क्वेश्चन अपने ऑलरेडी लास्ट एग्जांपल किया था। सपोज यहां पर है बबल, और बबल के अंदर प्रेशर है पी आई। क्या प्रेशर है अंदर? पी आई। अब यहां पर ऑलरेडी क्या प्रेशर लगता होता है? एटमॉस्फेरिक। साथ में लिक्विड कॉलम का प्रेशर बनेगा विच इज रो जी एच। रो जी एच होता है कभी कभी ऐसा। ठीक है, सो बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा, प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, क्या फॉर्मूला होगा प्रेशर डिफरेंस का? पी आई माइनस पीओ इक्वल टू, बोलो 4s के 2s। 4s के 2s। बबल कहां पर है? पानी में है। पानी में है तो कितना फ्री सरफेस बनेगा? एक ही बनेगा जो अंदर है, क्योंकि बाहर तो अभी पानी है। इसमें बबल कहां था? एयर में था, तो अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो दोनों पे इंटरफेस पे एनर्जी आएगी, तो 4s बाय आर आएगा। यहाँ पे बबल पानी में है तो एक ही जगह पे एयर है तो एक ही इंटरफेस बनेगा, तो यहां आएगा प्रेशर डिफरेंस इज 2s बाय आर। तो इनसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल टू पीओ प्लस 2s बाय आर। चलो पीओ मतलब बाहर कितना प्रेशर है, तो बाहर प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, साथ में कॉलम का है रो जी एच। बबल के बाहर क्या प्रेशर है? बबल के बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो है, साथ में ये कॉलम का भी प्रेशर है रो जी एच। तो बाहर दोनों प्रेशर है विच इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। और सरफेस टेंशन का और कितना प्रेशर है? 2s बाय आर। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन लास्ट एग्जांपल में था कि इतने डेप्थ में अगर बबल फुलाना है तो प्रेशर क्या देना पड़ेगा, उसमें भी सेम यही था, पी ए प्लस रो जी एच प्लस 2s बाय आर। ये लास्ट एग्जांपल ही है एज इट इज। अब वैल्यू रखो। चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 इंटू 10⁻5। आपको डेंसिटी दिया है, देखो 1.2 जो है वो रिलेटिव डेंसिटी है। 1.2 इज रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी इंटू 1000। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर का डेंसिटी क्या होता है? 1000 होता है। तो 1.2 को 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 जो आया वो है लिक्विड का डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1200, ग्रेविटी इज 9.8। ज्यादा ही छोटा हो गया। चलो ग्रेविटी इज 9.8। हाइट का वैल्यू कितना है? कहां बनाना है बबल को? एट द डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर इज 0.4 प्लस 2s बाय आर हमने फाइंड करा, ये 4s बाय आर था। चलो 2s बाय आर करते हैं। 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय आर। आर का वैल्यू कितना है? 5 mm। चलो ये हो जाएगा 101300 प्लस इसका वैल्यू कितना हो रहा है? 1200 इंटू 0.4 इंटू 9.8, ये आ रहा है 4704। और ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 20 का आधा आएगा 10। प्लस करते हैं, ये आ रहा है 101, एक मिनट, 106014 पास्कल। दैट्स द आंसर। इतना प्रेशर होगा बबल के अंदर।
106014 पास्कल। और यहां पे आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज होता है समापत। ठीक है, चलो